आप सभी का सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल मोहनिया में उम्मीदों की उड़ान में रुकावटें कार्यक्रम में स्वागत है। सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल कुछ अलग करने के लिए ही इसकी एक अलग पहचान है। बहुत कुछ अपने स्कूल में, सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल में कुछ ऐसा प्रोग्राम होता है जो औरों से हट करके है, तो वैसे ही स्कूल को भी लोगों के नजर में या रिजल्ट के नजर में औरों से अलग करता है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं और हमारे लिए भी ये पहला है। आज 10 साल के कैरियर में कभी मेरे दिमाग में आया नहीं कि इस तरह का भी कार्यक्रम होना चाहिए, लेकिन 10 साल के बाद समझ में आया कि इस तरह का होना चाहिए। और 10 साल इसको समझने में इसलिए लगा क्योंकि मैंने कहीं न देखा था और न कहीं सुना था। अगर देखता तो हम लोग कॉपी करने में तो माहिर हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमारी अपनी एक सोच, हमारे स्कूल का सोच। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से, वो भी जेईई नीट के जो हमारे स्टूडेंट हैं उनसे। और उनसे हम लोग समस्याओं पे बात करेंगे कि पढ़ाई के अकॉर्डिंग, एजुकेशन में उनको किस सब्जेक्ट में किस तरह की समस्या है। कहते हैं ना कि यदि आपको अपना इलाज कराना है तो डॉक्टर के पास आपको जो भी बीमारी है बिना आपके बताए डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर सकता है। उसको आप बताएंगे नहीं तो वो दवा नहीं लिख पाएगा। यानी आपको अपनी समस्या बताना होगा डॉक्टर को कि मुझे सर में दर्द है या मुझे क्या हो रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो डॉक्टर आपको दवा देता है। उसी तरह मुझे लगता है कि हम सभी को यह जानना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बच्चों को किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है, हम बच्चे से जानें। जो अमूमन हम जानते हैं स्कूलों में इसका प्रयास ही नहीं किया जाता है कि बच्चों से जाना जाए कि उसकी समस्या क्या है, या अगर कहीं किया भी जाता होगा तो ऑन स्टेज, ऑन रिकॉर्डिंग नहीं किया जाता है। इसका सीधा सा मकसद यह है कि हम जाने कि बच्चे को किस सब्जेक्ट में क्या समस्या है, और यहां पर बच्चे भी अवेलेबल हैं और शिक्षक भी अवेलेबल हैं, और जो सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते हैं उन सभी सब्जेक्ट के शिक्षक अवेलेबल हैं। तो फिर हम लोग एक टाइम देंगे, वो भी लंबा टाइम नहीं, 10 डेज का, क्योंकि शिक्षक का काम है बच्चों की समस्या को दूर करना। आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ छात्र से बात करने वाले हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि फर्स्ट टाइम है, और आज हम सिर्फ उनकी समस्याओं को सुनेंगे। अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग मैनेजमेंट, सब कुछ वो बताएंगे खुलकर कि मैनेजमेंट से उनको क्या प्रॉब्लम है, मैनेजमेंट से क्या चाहिए, और सब्जेक्ट के टीचर से उन्हें क्या चाहिए या क्या नहीं मिल रहा है। और फिर आज से 10 डेज के बाद एकदम गिनती करके हम लोग फिर बैठेंगे और फिर उसी स्टूडेंट से पूछेंगे, क्योंकि ये वीडियो ऑन रिकॉर्ड है, कि उसकी समस्या क्या है, और वही बच्चा आके फिर बोलेगा कि मेरे समस्या का सॉल्यूशन हुआ या नहीं, मतलब कि शिक्षक ने सॉल्व किया या नहीं। अगर नहीं किया तो फिर शिक्षक को आकर के जवाब देना होगा कि 10 डेज के बाद आप जानते थे कि आपके इस सब्जेक्ट में बच्चे को यह प्रॉब्लम है, फिर आपने उसको क्यों नहीं सॉल्व किया। तो फिर वो जवाब देंगे। और इस तरीके से मुझे लगता है कि जब हम बच्चों की परेशानियों को समझ करके जब तक उसे दूर नहीं करेंगे, निश्चित तौर से रैंकर नहीं बनेंगे। पास करना एक अलग चीज है, रैंक लाना एक अलग चीज है। मैं हमेशा बताता हूं, रैंकर्स बनने के लिए सबसे पहले बच्चों की समस्या जानना बेहद ही इंपॉर्टेंट है। और हम यह भी जानते हैं कि ये बच्चे, मैं स्टूडेंट नहीं बोल रहा हूं, बार बार बच्चा बोल रहा हूं, बच्चा मीन्स आपके घर के बच्चा, ये सीबीएसई स्कूल के बच्चे हैं।
और जैसे एक माता पिता के दिमाग में यह चलता है कि मेरा बच्चा अगर अच्छा करता है तो मेरे बुढ़ापे का सहारा होगा, यानी मेरा फ्यूचर होगा, उसी तरह से इसमें कोई शक नहीं कि ये बच्चे ही स्कूल के भविष्य हैं। सीबीएसई स्कूल के ये बच्चे ही भविष्य हैं। ये बच्चे ही तय करेंगे कि ये स्कूल कहां तक जाएगा। तो इसी के साथ आपको मैं कार्यक्रम के बारे में बता दिया कि इस कार्यक्रम का मकसद क्या है। मैं एक एक करके स्टूडेंट को बुलाऊंगा। सबसे पहले क्लास 11 के स्टूडेंट अभिनव मौर्य को बुलाना चाहेंगे। ताली बजाएं अभिनव मौर्य के लिए। अभिनव मौर्य, बैठिए। अभिनव मौर्य, अभिनव मौर्य हमारे सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल के बहुत पुराने स्टूडेंट हैं। और आप लोग को जानकारी के लिए बता दें, 10 बोर्ड में मैथ में भी 99 और साइंस में भी 99। सही बोल रहे हैं? यस। अभिनव, आज आपको कैसा फील हो रहा है? क्योंकि आज आपको बोलने के लिए ऑन स्टेज पे फर्स्ट टाइम सीबीएसई कॉम्पिटिटिव स्कूल में बुलाया गया। आप क्या फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक्स कि मुझे इस लायक समझा गया कि मैं अपने मुसीबतों को बता सकूं, जो मुझे डिफ़िकल्टीज होती हैं क्लासेस में, जो मुझे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो मुझे टीचर से, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ये प्रॉब्लम्स टीचर्स ठीक कर सकते हैं, वो मैं सबसे पहले कंसल्ट कर सकूं। इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैं सबसे पहले चुना गया इस चीज़। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पहले चुनने के लिए पीछे भी रीज़न है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा बोलेंगे और अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखेंगे, इसलिए मैंने पहले आपको बुलाया। वैसे सबका चांस आएगा, आगे और पीछे से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग अपनी बातों को रखेंगे। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने पीसीएम लिया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। हम लोग तीनों सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। आप लगभग 3 महीने से आप पढ़ रहे हैं 11 क्लास, क्योंकि 20 मार्च को हम लोग का क्लास स्टार्ट हुआ और अभी हम लोग जून एंड में चल रहे हैं, अप्रैल मई जून। 3 महीने में आप पहले, हम लोग पी से पीसीएम फिजिक्स से ही स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में आपके सामने क्या क्या समस्या है, जिस समस्या से आप लड़ रहे हैं? अपनी समस्याओं को खुल के बताएं। यहाँ पर स्टूडेंट और शिक्षक दोनों हैं, जो पढ़ाते हैं वो भी हैं और वो भी आपको सुनेंगे। फिजिक्स का सिर्फ आप बताएं, फिजिक्स में क्या प्रॉब्लम्स है? पहली बात की प्रॉब्लम्स तो ऐसी बात है एग्जैक्टली डिफाइन नहीं होता है। जैसे ऐसा नहीं है कि सारी प्रॉब्लम्स केवल टीचर्स में ही है, और मैंने जो प्रॉब्लम्स बोली तो वो प्रॉब्लम्स टीचर शायद सही ही कर पाए, ऐसा बात तो है नहीं। लेकिन अगर जहाँ तक बात करें फिजिक्स में प्रॉब्लम्स की, तो कंपैरेटिवली पीसीएम में सबसे कम प्रॉब्लम्स मुझे फिजिक्स में ही है, क्योंकि फिजिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है मेरी, वो मैं देख पाता हूँ कि जैसे अगर टीचर कोई क्लास में कोई टीचर कोई पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है, तो अगर टीचर का इफिशिएंसी होता है ना कि टीचर किसी पॉइंट को कितना एनर्जी से बता रहा है, स्टूडेंट किस डिसिप्लिन में, किस मेंटालिटी से उस पॉइंट को सुन रहे हैं, स्टूडेंट डिसिप्लिन मेंटेन से। कभी कभार कहता है टीचर किसी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, इधर क्लास में किसी का टीचर पे फोकस ही नहीं है, तो कितना भी एनर्जी डिलीवर कर ले टीचर, स्टूडेंट पे कुछ असर ही नहीं होगा। तो अगर कोई टीचर है जो जिस इफिशिएंसी से बता रहा है, उसी इफिशिएंसी से क्लास सुन पा रहा है, तो बस हम लोग का फिजिक्स का क्लास है। क्योंकि हम लोगों का दोनों का लेवल लगभग मैच ही कर रहा होता है, तो सबसे कम प्रॉब्लम्स अगर किसी में है तो फिजिक्स में है। और अगर बात करें फिजिक्स में डाउट्स की, तो हाँ डाउट्स तो होते हैं, और हम लोगों के जो सर हैं अभी तक तो उनसे हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि जितने भी डाउट्स होते हैं वो हमें सेटिस्फाई कर देते हैं। तो फिजिक्स में सबसे कम इश्यूज है। पहले मैं एक बात आप सभी को बताना चाहता हूं कि प्रॉब्लम्स हम लोग सब्जेक्ट पे करने आए हैं, न कि टीचर पे। हाँ, सब अपने दिमाग से ये निकालते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स किस पे है? सब्जेक्ट पे। टीचर से कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो सब्जेक्ट जो टीचर पढ़ाते हैं वो खुद ही समझ जाएंगे कि हमें इसे किसे दूर करना है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि आप बता रहे हैं कि फिजिक्स के सबसे कम आपके डाउट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं पीसीएम में। आज आपका फिजिक्स में कितना नंबर था, आप बताइए ऑन स्टेज। आज हमारा फिजिक्स में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। आज अच्छा नहीं था। आज क्या हो गया? इतना अच्छा तीनों में है, आप अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाए? ये मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं हमेशा से फिजिक्स में एक अच्छा परफॉर्मर रहा था, लेकिन आज के कुछ क्वेश्चंस मुझे ऐसा होता है ना कि
हमेशा समझ में अपने आप को कॉन्फिडेंट रहता है कि अरे हाँ ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, ये वैसे हैं, इनको ऐसे लगाना है, इनको वैसे लगाना है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारी खुद की गलती होती है कि हम सारे क्वेश्चंस के सामने आ ही नहीं पाते हैं। हम लोग क्वेश्चंस लगा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैंने कभी देखे ही नहीं, नए टाइप के क्वेश्चंस आ गए सामने, तो दिक्कतें हो जाती हैं। तो ऐसे ही आज एग्जाम में मेरा परफॉर्मेंस रहा। बिल्कुल, मैं आप सबको कुछ और भी बातें बताना चाहता हूं। बहुत लोग बात करते हैं PYQ की, PYQ बनाओ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब पूछा गया है। आपको मैं बता दूं पहली बात कि JEE एडवांस में PYQ बहुत ही कम है, आप इस चीज को जान जाए। मेंस में बहुत है, भरमार है, क्योंकि जब से एक बार में 10-10 टर्म यानी 10 दिन यानी 20 क्वेश्चन, तो इस तरह से काफी उसके क्वेश्चन हो गए। और याद रहे PYQ बना करके, मेरा मानना है एडवांस का या किसी का भी, मेंस का भी, कोई रैंकर नहीं बन सकता है PYQ बना करके। आपको नए क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको नया कॉन्सेप्ट लगाने आना चाहिए। और आज के आपके फिजिक्स में एक भी PYQ नहीं था, सारे नए कॉन्सेप्ट थे जिसमें जाकर के आप फंसे। जबकि फिजिक्स में आपकी कमांड बहुत अच्छा है कि नहीं, मैं बहुत अच्छा कर सकता हूं। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं, बहुत लोग कहते हैं, अमूमन शिक्षक भी कहते हैं, देखिए हम अपने नजर में सही बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम गुमराह कर रहे हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे मैं एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूं। अभी मैंने कुछ दिन बताया था पहले स्टेज में कि एक तितली फंसी हुई थी निकलने के लिए, और एक व्यक्ति जा रहा था और उसके तितली को पकड़ के खींच दिया कि मैं ये फंसी है, इसको निकाल दूं, कोकुन से है। तो निकाल तो दिया, लेकिन उसका असर तितली पे यह पड़ा कि उसकी पंख की जो मजबूती उसको अपने निकलने में था, दूसरे ने मदद कर दिया, वो मजबूती ही नहीं आया। अब इसके अमूमन यह हुआ कि वो तितली ताउम्र उड़ नहीं पाई, पर हेल्प करने वाले तो ये सोचा नहीं, लेकिन उसका रिजल्ट गलत पड़ा। उसी तरह से हम अगर बच्चों को यह कहते हैं कि तुम इतने एडवांस क्वेश्चन क्यों लगाते हो, आसान क्वेश्चन लगाओ, बहुत लोग कहते हैं। आप मुझे बताओ कि आसान क्वेश्चन अगर मैं 6 महीना लगाऊंगा आज से, तो 6 महीना के बाद जब JEE एडवांस का क्वेश्चन मिलेगा, तो उस दिन तुम्हारा क्या होगा, जन्म होगा, यानी फिर 0 से स्टार्ट करोगे, यानी 6 महीना खा गए। इसलिए ऐसी गलतियां नहीं, हम एडवांस लेवल लगाएंगे। जब मैंने मान लो कोई मोशन ही हमने पढ़ लिया, तो सारे क्वेश्चन को लगाएंगे। हमने तो पूरा सिलेबस पढ़ लिया है उस लेसन का, हम फिर क्यों हल्का और भारी की बात करें, सब लगाएंगे। इन सब बातों को बिल्कुल ध्यान देना होगा। और दूसरी बात और बता दें कि आपके रिजल्ट में कंटेंट बहुत मायने रखता है, आप किस कंटेंट को यूज करते हैं। जैसे आपने बोला कि इस बार आपने क्वेश्चन देखा ही नहीं था, ऐसा आपको पता है किस बुक से क्वेश्चन था? नहीं पता है, मैं बता देता हूं। एक फिजिक्स के राइटर हैं जिनका नाम है शशि भूषण तिवारी, बहुत लोग जानते भी नहीं होंगे। और शशि भूषण तिवारी के क्वेश्चन हमने दिया और आप सभी फंस गए। कंटेंट काफी ऊपर है, इसलिए किसी भी रिजल्ट के पीछे आपके कंटेंट अच्छे होने बहुत जरूरी हैं। एक बात और बताइए, फिजिक्स के बारे में तो आपने बता दिया, केमिस्ट्री के बारे में बताइए, केमिस्ट्री के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? एक बात है, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम प्रैक्टिकल डेली लाइफ में देख सकते हैं कि ये ऐसे हो रहा है, वो वैसे हो रहा है, उसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। केमिस्ट्री ऐसी है कि बस है, ये हो चुका है, तुम इसे पढ़ो, इसके बारे में आप कुछ यानी जस्ट लाइक हिस्ट्री। हाँ, ये हो चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर बस इसमें देखना है। हाँ। और अगर आप कुछ रूल्स बनाते हैं कि हाँ इस तरीके से ये चीज काम कर रहा है, तो बीच में जाकर वो रूल कहीं पे ब्रेक कर जाएगा। एक्सेप्शन आ जाते हैं केमिस्ट्री में, और लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री सबसे ज्यादा भरोसेमंद सब्जेक्ट होती है, केमिस्ट्री स्कोरिंग सब्जेक्ट होती है। मेरे हिसाब से मेरे लिए केमिस्ट्री बहुत भारी पड़ती है उसको, क्योंकि केमिस्ट्री में होता है कि फिजिकल तो बहुत आसान होता है कि हाँ ये ऐसे काम कर रहा है, वो वैसे काम कर रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री है, बेसिकली वो तो फिजिक्स ही है। लेकिन जब बात आती है केमिस्ट्री में, अगर हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं या फिर इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, तो उसमें बहुत दिक्कतें होती हैं। क्योंकि होता क्या है कि टीचर्स तो हमें अच्छे से समझाते हैं, लेकिन एक होता है ना, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि हम लोगों को फील होना चाहिए, हम लोगों को ऐसा लगना चाहिए अरे
हाँ ठीक तो है, क्या कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या होता है क्लासेस में लगता है कि अरे ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब जबरदस्ती को अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हाँ ठीक है। एक चीज और कि केमिस्ट्री में आपको 2 टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं जी। एक टीचर केमिस्ट्री में सिर्फ डाउट कराते हैं और एक टीचर सिर्फ लेसन पढ़ाते हैं। आप दोनों के बारे में डिफाइन करें कि डाउट के बारे में आपका क्या नजरिया है और जो एकेडमिक के तरह आपको पढ़ाते हैं लेसन को, जेई एडवांस के लेवल का वो पढ़ाते हैं। क्योंकि अपने यहाँ 11-12 की बात ही नहीं है, जेई एडवांस की बात है। मैं कहता हूं कि अगर किसी लेसन को स्किप करना है, आप क्यों स्किप करेंगे? आप कहते हैं कि बोर्ड में नहीं आएगा और मेरा मकसद तो जेई एडवांस है और उसमें आ रहा है, तो हम क्यों स्किप करें? तो पहला चीज कि टीचर को और स्टूडेंट को इस बात को ध्यान रखना है कि आप सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप जेई एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं। तो आप बोर्ड की सिर्फ बात ना करें। तो दोनों शिक्षकों के बारे में, केमिस्ट्री के 2 शिक्षक हैं, आप नजरिया बताएं कि आपकी नजरिया क्या कमी लगता है जो एकेडमिक पढ़ाते हैं, उसमें क्या कमी नजर आता है, कुछ है तो बताएं। उसके बाद जैसे आपको जो डाउट कराते हैं उसमें आपको क्या कमी आता है, दोनों के बारे में खुल के डिफाइन करिए, आप जो सोचते हैं। जो हम लोग का डाउट, केमिस्ट्री के डाउट के टीचर हैं, उनकी इफिशियंसी अगर मैं बोलूँ तो हमें नहीं लगता कि इस पूरे कैंपस में किसी के पास उतनी इफिशियंसी होगी जितनी उनके पास है। ताली बजाएं। अगर वो क्लास में जैसे एंटर कर गए और हम लोगों को क्वेश्चंस बताना चालू किए तो उनका स्पीड इतना अच्छा होता है कि, और ऐसा बात है ही नहीं ना, जैसे कभी कभार मैंने बोला ना कि हम लोग ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जो हम लोगों ने कभी देखे ही नहीं थे, वो इस तरह से बताते हैं ना कि लगता है कि अरे देखे तो थे, ऐसा तो होता तो है। उनका पहुंच हर जगह एकदम पकड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर हम लोग अपने एकेडमिक टीचर की बात करें तो उनसे बस मुझे थोड़ी सी एक इशू है कि वो थोड़ा सा ना सिलेबस पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं हम लोगों के। तो मैं उनसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा सा सिलेबस से थोड़ा सा ज़्यादा फोकस, मतलब सिलेबस नहीं, जेई एडवांस की तरफ फोकस करें। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं ना जो हम लोगों के नोट्स में नहीं होता है। हाँ। वैसा क्वेश्चंस, अरे ये तो कभी नोट्स में था ही नहीं, ऐसा तो हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं। हाँ। तो थोड़ा सा वो सिलेबस से पार गया ना, तो मैं बस थोड़ा सा इशू है कि वो थोड़ा सिलेबस से थोड़ा, इसको मैं कहना चाहूंगा कि अमूमन आप लोग का जब भी कोई लेसन खत्म होता है तो मुझे लगता है कि शिक्षक 50, 60 या 70 कुछ तो क्वेश्चन कराते होंगे लास्ट में। तो शिक्षक से मैं कहूंगा कि आप जब क्वेश्चन कराएं तो मुझसे बुक मांगा करें, मैं बुक बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप किस बुक से बच्चों को कराएंगे तो वो आगे चल के भी कहेंगे कि सर तो सब करा रखे हैं। जैसे अभी ये स्टूडेंट ने कहा, अभिनव ने, कि हम लोग लेसन खत्म हो जाता है फिर भी क्वेश्चन जब टेस्ट में आता है तो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और लेसन के पढ़ाई के दौरान उस तरह का संपर्क ही नहीं होता है क्वेश्चन से। आप यही कहना चाह रहे हैं, तो जरूर एक बार हमसे बात करें, क्योंकि आप कंटेंट को अपग्रेड नहीं करेंगे, कंटेंट को आगे नहीं रखेंगे तो ये समस्याएं आएंगी। तो अब टीचर क्या होता है, किसी को पतली गली से निकलना है, आसान बना के चला गया, और किसी को है कि नहीं मेरे को ज्यादा से ज्यादा करना है। तो आपको सबसे पहले कंटेंट कहां है उसको जानना पड़ेगा, और शिक्षक को भी जानना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस पे, कि एमटीजी को पढ़ने से रिजल्ट नहीं आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। इरेजरल वो आता है, क्या नाम है, इरोड, इरोड नहीं, एररलेस, पढ़ने से आपका जेईई एडवांस नहीं निकलेगा। और आप उस क्वेश्चन किताब से क्वेश्चन कराएंगे तो बच्चे का क्या होगा। हमने एक से एक किताब अपने, आपको पता है यहाँ के मटेरियल के बारे में? हाँ। आप कुछ मटेरियल के बारे में बताएं। जैसे आपने कुछ नए नए बुक्स मंगाए थे। हाँ। आपने हमें दिखाए भी थे। हाँ। फिजिक्स से, जैसे आपने मुझे एक फिजिक्स का बुक दिया था। हाँ। मैकेनिक्स का। हाँ। तो पुराने बुक्स थे। हाँ। बेसिकली पुराने में क्या था, हम लोग के पास बहुत सारे पीवाईक्यूज थे। तो पीवाईक्यू क्या होता है, क्योंकि एक मैंने बुक लिया पीवाईक्यू और फिर दूसरा बुक लिया, तो दोनों तो पीवाईक्यू ही है। हाँ। दोनों में तो क्वेश्चन तो सेम ही है, लेकिन अब आपने जो नए बुक्स मंगाए उनमें थोड़ा अलग क्वेश्चन अलग है। और हमने जो बुक मंगाया है नेशनल और इंटरनेशनल दोनों है। और मैं बता दूं, बुक आपको जानना बहुत जरूरी है कि
आप एक बार इंटरव्यू अगर एयर 1 रैंकर्स का सुन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा वो मॉड्यूल के अलावा कौन कौन सा बुक इस्तेमाल करता है। और नहीं तो ये इतना बड़ा पानी है और मार्केट में धंधा करने के लिए लोग बैठे हैं कि ऐसे ऐसे बुक हैं जिसको आप तो ले लेंगे लेकिन आपका 80 परसेंटाइल भी नहीं आएगा। तो बुक को इसको ध्यान में रखें शिक्षक कि बुक अच्छा इस्तेमाल करें, कंटेंट अच्छा इस्तेमाल करें, उनको ना समझ में हमसे पूछें। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट मैं आप लोग को भी बोलता हूं, जब किसी किताब का कोई लेसन अगर बनाते हो तो ए से 100 तक बनाया करो, ए से 100। नहीं तो बीच में अगर क्या हुआ ना 50 को बनाए और 60 को छोड़ दिए तो अधूरा ज्ञान हो गया। शिक्षक भी वैसे ही करें, जब उस तरह की किताब को उठाएं तो सारा का सारा उसके बाद लगा दें। 4 दिन लगेगा, 5 दिन लगेगा, हो जाएगा सारा चीज। मैथ के बारे में क्या बताएंगे? मैथ में तो आपका मैट्रिक में 99 आया है। मैं मैथ्स में जाने से पहले अपने केमिस्ट्री के एकेडमी टीचर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ना थोड़ा क्लास में स्ट्रिक्ट रहा करें, थोड़े से क्लास में स्ट्रिक्ट रहा करें, क्योंकि मैं देखता हूँ कि उनके क्लास में थोड़ा दिक्कत इशू हो जाता है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत ज़्यादा पोलाइट टीचर है, बहुत शांत रहते हैं। तो मैं उनसे स्ट्रिक्टनेस के लिए थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूँ। जरूर जरूर, बिल्कुल सर, लोग सब लोग सुन रहे हैं और हम एक चीज जानते हैं, आप जो बात कह रहे हैं, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति हो अगर उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो कुछ कर ही नहीं सकता है। और क्लास में डिसिप्लिन बनाना सबसे पहला काम है और वो होना ही होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो सब बेकार है, आप लेक्चर दे देंगे कोई सुनेगा नहीं। तो मैथ है हम लोग तीसरा, आपसे फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में हम लोग सुन लिए, मैथ के बारे में बताइए, मैथ कैसा चल रहा है आपका? मैथ में दिक्कतें नहीं है, लेकिन हुआ क्या कि जैसे पहले जब मैं मैथ्स पढ़ता था तो जो मुझे फील होता था, अभी जब मैं मैथ्स पढ़ता हूँ पता नहीं क्यों, मुझे नहीं पता, मुझे इसके पीछे की वजह नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मुझे अब मैथ्स में उतना फील नहीं हो रहा है, अब मुझे उतना मजा नहीं है। यानी आपको मैथ से डर लग रहा है? पहले जितना मैथ अब अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा पता नहीं लग रहा है। मजा नहीं आने का मतलब बस एक है बेटा कि जिस चीज में रुचि कम होगा मजा नहीं आएगा। और रुचि कब कम होता है? जब समझ में नहीं आता है। एक बात तो जान जाए, 10 और 11 12 बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। और पीसीएम में सबसे कम नंबर बच्चों का मैथ में ही आता है, जेई में टॉप सबसे ज्यादा मैथ होता है। लेकिन अगर आपको मजा नहीं आता है, मैं एक चीज बता दूं साहब, सभी बच्चे टीचर हैं, किसी भी स्टूडेंट को अगर मजा नहीं आता है किसी सब्जेक्ट में तो उसका कारण मेरे नजर में सिर्फ शिक्षक है, क्योंकि मजा लाना भी शिक्षक का काम है। शिक्षक का यही तो गुण है। शिक्षक का गुण सिर्फ सिखाना नहीं है, शिक्षक का गुण है कि उसको नहीं मन है तब भी सिखा देना है। उसकी इच्छाएं नहीं है लेकिन फिर भी उसको तराश देना है। यह हीरा नहीं है, कीमती हीरा नहीं है, लेकिन उसको हीरा बना देना है। शिक्षक का मतलब यह है। तो बिल्कुल शिक्षक जरूर आपके वीडियो को सुनेंगे और आपकी प्रॉब्लम को कि कैसे आपका इंटरेस्ट बढ़े, कैसे इंटरेस्ट उसमें लाएं, उसके लिए अलग अलग तरीका है। उसको निश्चित तौर से हमारे यहाँ सभी शिक्षक एक्सपर्ट हैं और मुझे लगता है कि पूरे प्रोफेशनल हैं, तो प्रोफेशनल अंदाज में काम करेंगे। और फिर 10 दिन के बाद मैं आपके साथ बैठने वाला हूं सबके साथ, और फिर हम लोग पूछेंगे कि आपकी एक एक समस्या ऑन रिकॉर्ड हो रहा है, सब लोग नोट करेंगे और फिर एक एक समस्या पे कि आप क्या बोले और क्या हुआ हम लोग बात करेंगे इस पे। बैकलॉग के बारे में क्या बोलेंगे? किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा बैकलॉग रहता है? अगर मैं डीपीपी की बात करूं, डीपीपी, यस, हमें डीपीपीज मिलती हैं, उनमें क्वेश्चंस का भी बार बैकलॉग प्रत्येक दिन डीपीपी मिलता है। पीसीएम में फिजिक्स का 10, केमिस्ट्री का 10 और मैथ का 10। तो अगर हम डीपीपी की बात करें तो बैकलॉग सबसे ज्यादा किस में रहता है या सब में रहता है? आप खुल के बताएं। केमिस्ट्री में तो कभी बैकलॉग रहता ही नहीं। केमिस्ट्री में कोई बैकलॉग का मतलब होता है कि आज की समस्या आज सॉल्व। बैकलॉग का मतलब होता है कि आज का समस्या है लेकिन टीचर आज नहीं कर पाया, बोला कल करेंगे या परसों करेंगे। ये तो नहीं होना चाहिए। आज की समस्या आज, यहां तक कि मैं ये भी काम करता हूं कि जब आपको डीपीपी देता हूं तो शिक्षक को भी देता हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि काफी लेंदी प्रोसेस है, तो टीचर भी प्रिपेयर हो गया है। तो जब टीचर प्रिपेयर होके आया तो बैकलॉग क्यों हुआ? तो
तो केमिस्ट्री में तो आपने बोल दिया कोई बैकलॉग नहीं, बिल्कुल ताली बजाएं केमिस्ट्री की, नो बैकलॉग। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है बैकलॉग का, क्योंकि बैकलॉग ही तो बच्चे, बैकलॉग का मतलब हो गया आप पीछे चले गए। आप एक बैकलॉग, दो बैकलॉग करते करते आप निश्चित तौर से जितना बैकलॉग हो रहा है उतने आप रिजल्ट से दूर हो रहे हैं, इसमें नो डाउट। मैं इस चीज को समझता हूं और इस पे बात करेंगे। और बताएं फिजिक्स और मैथ के बारे में। उसमें कभी कभार बैकलॉग आ जाते हैं, जैसे नहीं, एक एक सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ अलग अलग करके बताएं। फिजिक्स का बताएं। फिजिक्स में हमारा क्वेश्चन बना, अब कभी कभार क्या हुआ कि टीचर्स ने कोशिश तो किया लेकिन उनसे क्वेश्चन नहीं बने। इसका मतलब वो कोशिश करके नहीं आया। ऐसा कभी कभार हो जाता है कि टीचर्स नहीं कर आ पाते हैं। नहीं, तो शिक्षक का काम है कि उनको पेपर दिया जा रहा है, वो कोशिश करके आए। यानी फिजिक्स के डीपीपी में आपके बैकलॉग होते हैं, कभी कभार होते हैं, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इस पे शिक्षक बिल्कुल ध्यान देंगे और आपके कंप्लेंट को दूर करेंगे। लेकिन हम वो भी जानना चाहते हैं, आपने अभी डीपीपी का बात बोला, जो टेस्ट लेता हूं मैं 15 दिन में, उसके बैकलॉग के बारे में बताएं। जैसे आज मैंने टेस्ट लिया तो कल क्लियर होगा या वो भी बैकलॉग हो जाता है? अब ये डिपेंड करता है कि लेवल ऑफ क्वेश्चन कैसा है। जैसे लेवल तो हमेशा जेईई एडवांस है। अभी हम लोग 3 बार टेस्ट दे चुके हैं, तो केमिस्ट्री में तो 2 दिन लग गए थे, बाकी फिजिक्स मैथ में लगे थे 1 दिन, मैथ में तो 1 और आधा दिन लग गया था, फिजिक्स में 1 दिन लगा था जेईई के लिए, 1 दिन नीट के लिए। नहीं लगना चाहिए। अब मैं बताता हूं, आप थोड़ा देखिए, हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, टीचर है, कैलकुलेशन की बात है। हमने निकाला है कि जेईई के एग्जाम में 1 घंटा में 17 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन का कितना टाइम पड़ा? 3 मिनट से ज्यादा, 3 मिनट से 3.5। अब हम ये बता रहे हैं कि एक टीचर को 1 घंटे का टाइम मिला और आपके सामने क्वेश्चन कितने हैं? 17 क्वेश्चन है, ठीक है, हम टेस्ट की बात कर रहे हैं। 1 घंटे में जब एक स्टूडेंट को जेईई एडवांस के परीक्षा में बनाना है और टीचर 1 घंटे में ना कर पाए तो फिर इसको क्या कहेंगे? टीचर को तो 30 मिनट में कर देना चाहिए, स्टूडेंट को 1 घंटा लगेगा। फिर भी मैं मान सकता हूं कि बच्चों को समझाने में टाइम लगता है, निसंदेह टाइम लगता है। लेकिन हम यहां पर शिक्षक को एक बात बताना चाहेंगे जो मैंने देखा नहीं है शिक्षकों के बीच, और मैं ये क्वेश्चन करूंगा कि आपने एक्स्ट्रा टाइम क्या दिया? अगर आपके सब्जेक्ट में बैकलॉग होता है तो आपने उसका उपाय क्या ढूंढा? क्या आपने कभी बोला कि बेटा 8 बजे से एक्स्ट्रा क्लास लेंगे? क्या कभी आपने बोला कि संडे को काम करेंगे? क्या कभी आपने बोला कि ये एक्स्ट्रा टाइम करके मैं बैकलॉग दूर करूं? ये तो उस शिक्षक का ड्यूटी है कि बैकलॉग को दूर करे। अगर वो शिक्षक एक्स्ट्रा टाइम लगा करके अपने खुद और बैकलॉग दूर करता तो आज आप केमिस्ट्री की तरफ सबकी तारीफ करते हैं कि बैकलॉग नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन शिक्षक ये काम नहीं करता है, वो 1 घंटा में करना है। वो ये नहीं देखता कि मेरे 4 क्वेश्चन बच गए और ये 4 क्वेश्चन फिर इन बच्चों को 9 बजे रात में बुला लूं। हॉस्टल है, यहां हर चीज पॉसिबल है, सब बच्चे यहीं अवेलेबल है, संडे है, इसके अलावे मॉर्निंग है, इसके अलावे हम स्टूडेंट से पूछेंगे कि बेटा कब तुम्हारे पास टाइम है? मैं जानता हूं स्टूडेंट बता ही देगा कि सर 2 से 3 टाइम है एक्स्ट्रा। लेकिन बैकलॉग नहीं होना चाहिए। सभी शिक्षक यहां हैं बिल्कुल, क्योंकि बैकलॉग तो अपने को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम इसी काम के लिए यहां हैं और यही काम हमें करना है, तो फिर बैकलॉग तो बर्दाश्त नहीं होगा। मैनेजमेंट को एकदम सेम डे क्लियर होना चाहिए डाउट बच्चे का। हमको लगता है कि हम लोग पीसीएम तीनों पे बात कर लिए। मैथ में तो आपने पहले ही बताया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैथ में भी आपका कहना है कि बैकलॉग होता है, किसी सब्जेक्ट में बैकलॉग नहीं चाहिए। डीपीपी 10 क्वेश्चन आप बताइए, मैं 10 क्वेश्चन डीपीपी अगर देता हूं 3.5 मिनट के हिसाब से, अगर मैं जेईई की बात करूं 35 मिनट में सॉल्व हो जाना चाहिए, एकदम होना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं बोलूं कि 25 मिनट एक्स्ट्रा समझाने के लिए, तो 1 घंटे में आप बताओ कहां टाइम कम है? 10 क्वेश्चन के लिए कोई मेरे को प्रूफ कर दे कि 1 घंटा कम है जेईई एडवांस का, तब तो अगर 10 क्वेश्चन को 2 घंटा ले जाओगे तो वो लड़का एडवांस नहीं निकाल सकता है। क्योंकि सिर्फ पढ़ना काम नहीं है, स्पीड भी काम है। स्पीड होगा तब तो जेईई एडवांस, क्योंकि अमूमन जेईई एडवांस में लोग यही फंसते हैं कि उनके पास स्पीड नहीं होता है। आप कुछ बताएं मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग कि मैनेजमेंट में कुछ कमियां नजर आए तो वो भी बताएं, क्योंकि मैनेजमेंट भी अपनी कमियों को दूर करेगा। आप खुल के बताएं। मैं बस 2 बातें बोलूंगा। पहले तो आपने बोला कि एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर एक्स्ट्रा क्लासेस
करवानी हो तो वो वर्किंग डे में कभी ना लगाएं। जैसे कि मंडे टू सैटरडे में वो कभी ना लगाएं, क्योंकि मंडे टू सैटरडे में अगर एक्स्ट्रा क्लासेस हमारी लग भी गई तो उससे टीचर्स को तो कोई इशू नहीं होगा, उन्होंने तो एक्सप्लेन कर दिया। इशूज तो हम पे बढ़ जाएंगे ना। जैसे मेरा कोई असाइनमेंट में मैंने अपने डेली रूटीन में मान लीजिए किसी टाइम को फिक्स किया था कि मैं इस टाइम पे ये करता था, उस टाइम मेरा क्लास लग गया, अब काम बढ़ गया। तो अगर मैं एक्स्ट्रा क्लासेस की बात करूँ तो वो नॉन वर्किंग डे में हो, जैसे संडे को या फिर किस दिन वेकेशन हॉलीडे है तो उस दिन। और दूसरी बात की जैसे एक बहुत ही अच्छी बात हम लोगों के स्कूल की कि हम लोग के पास स्मार्ट बोर्ड्स हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो स्मार्ट बोर्ड्स होने के बावजूद दिक्कतें क्या होती कि कभी कभार टीचर तो पढ़ा रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है, तो कभी कभार इशू हो गया, जैसे लाइट कट गई, लाइट चला गया, बंद हो गया, तो बैकअप चाहिए, पूरा क्लास का फोकस ही खत्म हो जाता है। एकदम yes, जो yes. फ्लो मेंटेन चल रहा है, सब कुछ एक ही बार में सब कुछ खत्म। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी वजह से नहीं, बिल्कुल इसके बैकअप पे हम लोग ध्यान देंगे, और यहाँ हमारे धर्मेंद्र जी हैं, कल ही इस पे काम कराएंगे। और बैकअप होगा यानी कि लाइन जाने के बाद भी, लाइन तो चंद पल के लिए जाता है, इसका मतलब कि इन्वर्टर का या उसके बैकअप का यूपीएस का व्यवस्था नहीं है आपके उस क्लास में, वो होना चाहिए, क्योंकि वो कटे नहीं। बाकी क्लासों में है लेकिन आपकी क्लास में सिर्फ नहीं है, तो वहां भी होना चाहिए। सही बात है, क्योंकि ऊपर कहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपके क्लास में ये इशू है। दूसरी बात मैंने बताया था एक्स्ट्रा टाइम के लिए, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कैसे करें। मेरा कहने का मतलब है कि अगर बैकलॉग किसी का होता है तो वो टीचर आपस में बात करे स्टूडेंट से, और स्टूडेंट को एग्री करे, यानी वो बोले कि ऐसा हम लोग किया जाए। जब आप एग्री होंगे तभी वो करेंगे जी। जबरदस्ती किसी में कोई चीज थोपना नहीं है। स्टूडेंट कहता है कि नहीं नहीं सर आज रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, तो कल जाकर के जब फिर हम लोग यहीं पर आमने सामने संवाद करेंगे तो टीचर भी कह सकते हैं कि मैं तो बोलता हूं बच्चे तैयार नहीं होते हैं। हाँ। सीधी सी जवाब है, यही तो मुझे चाहिए, मुझे जवाब चाहिए। और भी कुछ, मैं तो अपने सारे सवाल पूछ चुका, कुछ और भी आप कहना चाहते हो जो आपके मन में चल रहा हो, आप बताएं। जैसे कुछ इनफॉर्मल बातें कर सकते हैं हॉस्टल फैसिलिटीज से? नहीं, सिर्फ क्लास की बात करना है, सब्जेक्ट का। तो क्लास में तो बस जितनी मुझे जो इश्यूज होती थी मैंने तो सारी आपसे कह दी कि मुझे इसमें ये दिक्कत। हॉस्टल के लिए एक दिन हॉस्टल प्रॉब्लम पे हम लोग बात करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके लिए भी थैंक्स। बिल्कुल, ओके, ताली बजाए अभिनव के लिए। ठीक है अभिनव, वही रखिए।